हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर को कवर अप करेंगे, जो कि हमारी बुक का नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। इकाई 1 को हम इसके अंदर इकाई 1 की जो हमारा चैप्टर 1 है, हम उसको कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारी इकाई 1 का नाम है संप्रेक्षण, सामान्य परिचय। इसका पाठ 1 है संप्रेक्षण की अवधारणा और प्रक्रिया। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण है क्या, उसकी अवधारणा क्या है और ये कैसे कैसे किस तरह प्रक्रिया में लाई जाती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संप्रेक्षण होता क्या है। एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना उसके परिवार के लिए पहला संप्रेक्षण होता है। इसका मतलब ये है, जब कोई भी व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे हम संप्रेक्षण कहते हैं। ठीक इसी तरह जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद जब वो रोता है तो उसके परिवार वालों के लिए वो उस बच्चे का पहला संप्रेक्षण होता है। क्यों? क्योंकि उसने बच्चे द्वारा माता पिता तक एक अपना भाव प्रकट किया गया है, इसलिए। इसके बाद ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद तो जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। ये सब संप्रेक्षण कहलाता है। अब क्या है, जब हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर या फिर किसी और माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात को हम खुद समझते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के भावों को खुद तक पहुंचा के समझने का प्रयास करना संप्रेक्षण कहलाता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में संबंध बनाने के लिए उसे विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। अब व्यक्ति क्या एक सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी है मतलब वो समाज में रहता है, और जब वो समाज में रहता है तो उसे समाज में रहने वाले लोगों के साथ संबंध भी बनाने पड़ते हैं और उन संबंधों को बनाने के लिए उसको विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ये हो गया हमारा संप्रेक्षण का अर्थ। अभी और भी थोड़ा मैं डिफाइन कर देती हूँ आपको। इसमें क्या, अब आगे देखते हैं हम। मनुष्य एवं समाज के बीच ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब हम मनुष्य हैं, जब हम समाज में रहकर समाज के बीच हम अपने भावों को, विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं और उस आदान प्रदान में हम जिस ध्वनि का, जिस साउंड का यूज करते हैं उसे हम भाषा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? भाषा का नाम। और विचारों के आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं उसे संप्रेक्षण कहते हैं। मतलब जब हम ध्वनि द्वारा या फिर अपनी भाषा, किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के द्वारा दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम संप्रेक्षण का नाम देते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेक्षण कहलाता है। अगर हम नॉर्मली अगर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर संप्रेक्षण होता क्या है, तो ये क्या होता है, जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं संप्रेक्षण की अवधारणा। अवधारणा सुनकर थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, शब्द कठिन लगता है कि हाँ भाई क्या है अवधारणा, क्या हो सकती है। तो अवधारणा का मतलब होता है विचार, कोई भी विचार। तो संप्रेक्षण की जो अवधारणा यानी कि संप्रेक्षण का विचार क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, किस तरीके के विचार हैं, ये है क्या वो चीज़। अब देखते हैं। संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति सम जमा प्रेक्षण के योग से हुई है। मतलब संप्रेक्षण जो शब्द है, ये एक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? सम और जमा प्रेक्षण से, जिसके अंदर सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान, मतलब समान रूप से, और प्रेक्षण का अर्थ होता है आगे भेजना, मतलब समान रूप से आगे भेजना। अगर हम इसका योग करेंगे तो क्या निकलेगा? समान रूप से आगे भेजना। अर्थात बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को समान रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना।
मतलब कोई भी सूचना है, कोई भी विचार है, या फिर कोई कुछ भी चीज़ है, उसको हम जब समान रूप से सामने वाले या आगे वाले व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। अंग्रेजी भाषा में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। हम सारे मतलब ग्रेजुएशन के बच्चों को देखें तो ये अलग से सब्जेक्ट होता है, मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हमारे इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं, जिसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमको ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है संप्रेषण, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे को अंडरस्टैंड करने में, हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये किससे, अंग्रेजी शब्द के किससे बना है? कम्युनिकेशन से, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। मतलब ये कौन सी भाषा, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी? लैटिन भाषा के कम्युनिस से, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज। मतलब अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, या फिर अपने भाव विचारों को दूसरों तक देना, या फिर उसको संचारित करना। टू एक्सचेंज यानी अपने विचार या फिर अपने विचारों का लेन देन करना। आगे बढ़ते हैं हम। मानव जीवन संप्रेषण अर्थात विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। मतलब मानव का जो जीवन है वो किससे भरा हुआ है? विचारों के आदान प्रदान से। हम अपने पूरे जीवन में जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे जीवन के अंत तक ये जो है संप्रेषण चलता रहता है। हम अपने विचार दूसरों को देते रहते हैं, सूचना प्रदान करते रहते हैं, और दूसरों से सूचना लेते रहते हैं, दूसरों के विचारों और भावनाओं को जानते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? संप्रेषण हो गया। और हमारा जीवन किससे परिपूर्ण हो गया? संप्रेषण से। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति संप्रेषण में शामिल रहता है। अब जरूरी नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से ही संप्रेषण में शामिल हो, कभी कभी ये प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। अपने जीवन में लगभग 2/3 से अधिक समय सुनते, बोलते या फिर पढ़ते लिखते व्यक्ति संप्रेषण में व्यतीत कर देता है। मतलब ये सबके लिए है कि हम अपने जीवन का जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 से भी अधिक का जो समय है वो किस में निकाल देते हैं? संप्रेषण में। वो किस तरह? सुन के, बोल के या फिर पढ़ के और लिख के। आगे देखते हैं। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है। मतलब सूचना और तकनीकी, मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन, और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरिया में अगर हम देखें तो संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है। ये एक टेक्नोलॉजिकल शब्द है जिसका अर्थ किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि अपने भावों को, अपने विचारों को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो संप्रेषण है। लेकिन सूचना और तकनीक के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका अर्थ कैसे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सूचना और जानकारी का आदान प्रदान होता है। तकनीकी और सूचना के क्षेत्र में सूचना और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना ही संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। मतलब वैश्विक तौर पर हमारे संबंधों को अच्छा करता है, पारिवारिक तौर पर हमारे संबंधों को अच्छा करता है, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, सांप्रदायिक भी हमारा धार्मिक होता है। इन सभी तौर पर क्या करता है? ये हमारे लोगों के साथ संबंध को अच्छा बनाता है। ये काम कौन करता है? संप्रेषण। हम आगे बढ़ते हैं। अब है संप्रेषण की प्रक्रिया। मतलब कैसे कैसे संप्रेषण होता है, कैसे कैसे संप्रेषण को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, हम उसके बाद अब ये आगे पढ़ते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में निरंतर चलती रहती है। मतलब संप्रेषण कैसा है? अभी मैंने बताया ना आपको, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर व्यक्ति का जो अंत का समय होता है तब तक हमारा संप्रेषण चलता रहता है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं, जानकारी या फिर कुछ भावनाएं लोगों की प्राप्त करते रहते हैं और कुछ और देते भी रहते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी जीवन भर चलती रहती है। मनुष्य का सोचना, समझना, उसकी संवेदनाएं और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अब क्या है? मनुष्य क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसकी संवेदनाएं क्या है, उसका संपूर्ण व्यवहार क्या है, किस तरीके से वो रह रहा है, किस तरीके से अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, ये सब किसके अंदर आ जाता है? संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए लासवेल के अनुसार संप्रेषण में, अब जो एक लासवेल है उन्होंने क्या बोला है कि संप्रेषण को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो उन्होंने ये पॉइंट बताए कि इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। मतलब
कौन कहता है? अगर कोई बात कह रहा है, कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो वो कौन है? कहने वाला कौन है? क्या कहता है? मतलब वो किस मुद्दे के ऊपर कह रहा है, या फिर कौन सा टॉपिक उन्होंने उठाया है, किसके ऊपर वो कहना चाहता है, किस माध्यम से कहता है, मतलब उसके कहने का माध्यम क्या है, कौन सी भाषा यूज़ कर रहा है, कौन सा तरीका वो यूज़ कर रहा है, वो चीज़। और किसको कहता है, मतलब अपने विचार, अपनी भावनाएं वो किसको व्यक्त कर रहा है, मतलब किस तक वो पहुंचा रहा है, कितने प्रभाव से कहता है, ये प्रक्रिया चलती है। मतलब वो अपने विचार किस प्रभाव में तरीके से कह भी रहा है, नहीं कह रहा है, अच्छे ढंग से बता पा रहा है, या फिर सामने वाला उनके विचारों को, भावना को समझ पा भी रहा है या नहीं। तो संप्रेषण इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब है जॉन कार्टर के अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो जॉन कार्टर उन्होंने बताया कि संप्रेषण जब होता है तो उसके अंदर ये चीज़ें भागीदारी लेती हैं, मतलब उसके अंदर सम्मिलित होती हैं। अब वो कौन सी है? वक्ता यानी कि स्रोत, कोई भी संदेश देने वाला। वक्ता हम कहते हैं बोलने वाला। इसमें दो चीज़ होती हैं हम जो जानते हैं कि वक्ता और श्रोता। वक्ता होता है कहने वाला और श्रोता होता है सुनने वाला। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर वक्ता यानी कि स्रोत, संदेश देने वाला, मतलब संदेश कौन दे रहा है। दूसरा है वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, मतलब बात को रखने का तरीका क्या है, वो किस वाणी का, मीठी वाणी का यूज़ कर रहा है, कठोर वाणी का यूज़ कर रहा है, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो चीज़ वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, किस तरीके का कौशल है। अब है संदेश, क्या बात रखना चाहता है। संदेश के अंदर होता है कि सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने क्या बात रखना चाहता है। आगे देखते हैं माध्यम। माध्यम में क्या होता है, भाषा, या फिर माध्यम कौन सा है, वो कौन सी भाषा यूज़ कर रहा है। ऐसी भाषा तो यूज़ नहीं कर रहा है कि सामने वाला समझ ही ना पाए, उसका माध्यम सही है भी या नहीं, ये चीज़। पांचवा है श्रोता या प्राप्तकर्ता। मैंने अभी आपको बताया था कि दो चीज़ हमारी मेन होती है, पहला वक्ता और दूसरा श्रोता। वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, यानी कि जो भी प्राप्त करता है, जो भी हम संदेश दूसरों को देना चाह रहे हैं, वो उन संदेशों को लेने वाला कौन होता है? हमारा श्रोता यानी कि प्राप्तकर्ता। अब है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। अब कोई भी व्यक्ति किसी को अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है तो उसकी अनुक्रिया और प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी। लास्ट है हमारा वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, मतलब कहने वाले का और सुनने वाले का दृष्टिकोण क्या है और उसका मूल्य क्या है, कि वो क्या दृष्टिकोण रखता है और क्या मूल्य रखता है, ये चीज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और अगर आपका इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठता है तो आप कर लेंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपका सिलेबस चेक किया तो उसके अंदर इतना ही था, ज़्यादा महत्व वगैरह उसमें आवश्यकता वगैरह कुछ दी हुई नहीं थी। इसीलिए मैंने आप इस वीडियो में यही सब कवर अप किया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।